हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 18 अध्याय 18 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में बात करती है, जिसके अंतर्गत धारा 463 सेक्शन 463 में कूट रचना की बात की गई है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, यदि आप चैप्टर 17 तक आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 462 तक, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 के अंदर कवर्ड है, इसे मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस के माध्यम से आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सेक्शन 1 से लेकर के सारे अभी तक मैंने 462 सेक्शंस तक जितना भी पढ़ा दिया है, वो सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपना नोट्स ज़रूर तैयार करिए। यदि अभी भी आपने अपना नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आपको हेल्प करने वाले हैं। आप ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें इंडियन पिनल कोड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। आप चैनल पे बने रहें और वीडियोस के माध्यम से अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें और अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। उम्मीद है आपने बैरेक्ट ओपन कर लिया होगा, पेन पेपर हमेशा की तरह आपके पास होंगे, हाइलाइटर, मार्कर, ये सब कुछ आपने रख लिया होगा। और चलिए फिर सेक्शन 463 ये कूट रचना की बात करता है। आप सबसे पहले तो इसी को अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, जैसे मैंने कर रखा है, क्योंकि प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि 463 किससे संबंधित है, या कूट रचना किस सेक्शंस में दिया हुआ है, किस सेक्शन में इसकी परिभाषा की गई है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते जाएगा। धारा 463 के अनुसार जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, तो वह कूट रचना करता है, ऐसा माना जाएगा। कूट रचना के लिए आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए? कोई नकली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका एक भाग बनाना, और ऐसा बनाना साशय होना चाहिए जिसमें जनसाधारण या किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित करना, या किसी दावा या हक का समर्थन करना, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करना, या कोई अभिव्यक्त या अंतर्निहित करार कारित करना, या कपट कारित करना, या कि कपट कारित किया जा सकता है। ये सभी कूट रचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो कूट रचना की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व बैरेक्ट के हिसाब से जो भी पढ़ा आपने, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि कूट रचना के लिए जरूरी है किसी मिथ्या दस्तावेज या उसके किसी भाग की रचना करना, मतलब किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज के किसी भाग की रचना की गई होनी जरूरी है। और जो मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज के भाग की रचना की जा रही है, तो वह बिल्कुल साशय किया जाना चाहिए। उसका आशय यह होना चाहिए जिससे जनसाधारण या किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति
कारित हो, अर्थात जनसाधारण या किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित करने के साशय किसी मिथ्या दस्तावेज की रचना की जानी चाहिए। और किसी दावे या हक का समर्थन करने के आशय से या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से अलग करने के आशय से या किसी व्यक्ति को किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा में भागीदार बनाने के आशय से या कपट करने या कपट किए जाने के आशय से किया गया नकली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका कोई भाग जिसे रचित किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में यह पूरा कार्य क्या होगा? कूट रचना माना जाएगा। कूट रचना की परिभाषा आपने देख ली, धारा 463 में दी गई है। इसके लिए आप बगल में यहाँ पे लिख सकते हैं, दंड लिख के धारा 465 लिख लीजिए। धारा 463 में कूट रचना की परिभाषा दी गई है और धारा 465 में कूट रचना के लिए दंड की बात की गई है, जिसे हम आगे सेक्शन 464 के बाद पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप 463 के बगल में ही मेयर एक्ट में ही धारा 465 सेक्शन 465 एंट्री कर लीजिए, जिससे आपको ध्यान पे रहेगा कि कूट रचना की परिभाषा सेक्शन 463 में है और कूट रचना के लिए दंड सेक्शन 465 में है। इन बातों को, कुछ बातों को मैं बहुत बार रिपीट कर देती हूँ जानबूझ के, ताकि जितनी बार वो आपके कान से होके गुजरेंगे आपके दिमाग में वो फैक्ट फिट होगा और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सुनी हुई बात लंबे समय से कानों में स्थिर रहती है और उसे आप साथ साथ पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए और क्या चाहिए? एग्ज़ाम की तैयारी में और क्या होता है? ऐसे ही तो अपने लेक्चर सुना, खुद से उसको पढ़ा और फिर उसके बाद उसको कई बार रिवीजन किया, तो कॉन्सेप्ट आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। और फैक्ट आपको तभी याद होगा जब वो चीज़ें बार बार आपकी आँखों से, कानों से, आपकी आँखों से और कानों से होके गुजरेंगी। जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होती जाएंगी। तो हमने कूट रचना देख लिया। धारा 464 के बारे में देखते हैं, जो कि मिथ्या दस्तावेज रचना के बारे में बात करती है। उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार दिए हुए हैं, है ना। तो हर प्रकार के व्यक्ति के बारे में कि कौन सा व्यक्ति है जो मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। तो पहला जो होगा वह जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाता है। किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है। यदि बेईमानी से या कपटपूर्वक, ये जो क ख ग घ में कंडीशंस दिए गए हैं, इस आशय से कोई व्यक्ति यदि कार्य करता है, ठीक, कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकारी द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगी, किस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, तो जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन करता है, ठीक है, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या लगाए जाने के पश्चात उसे रद्द करने या अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्ण करता है। अथवा तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो यह जानते हुए ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप में विकृत चित्त या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता था, या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है जानता है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाया जाना कारित करता है। तो यदि इस प्रकार का ऐसे आशय से कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो माना जाएगा कि वह कूट रचना का अपराध कर रहा है। दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझ पाएंगे। दृष्टांत क देखते हैं। क एक व्यक्ति है जिसके पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। ख से कपट करने के लिए क 10,000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपये इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था। तो यहाँ पे क ने कूट रचना का अपराध किया है। अन्य दृष्टांत एक देखते हैं। दृष्टांत ग, जिसमें एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता है। चेक ख द्वारा हस्ताक्षरित है, किंतु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है। क 10,000 रुपये की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है। क कूट रचना करता है। क कूट रचना करता है। दृष्टांत नंबर 4 देखते हैं, जिसमें य की विल में य शब्द अंतर्विष्ट है कि मैं निर्देश देता हूं कि। दृष्टांत 4 देखते हैं। य की विल में यह शब्द अंतर्विष्ट है कि मैं निर्देश देता हूं कि मेरी समस्त शेष संपत्ति क, ख और ग में बराबर बांट दी जाए। क बेईमानी से ख का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त संपत्ति उसके स्वयं के लिए और ग के लिए ही छोड़ी गई थी। क ने कूट रचना की है। तो इस प्रकार कूट रचना को आप समझ पाए होंगे। कूट रचना और मिथ्या दस्तावेज रचना के बारे में आपने समझा। सेक्शन 464 का जो पहला स्पष्टीकरण है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे। यह कहती है कि किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा ना। कोई व्यक्ति अगर अपने ही नाम का हस्ताक्षर करता है तो भी वह कूट रचना की कोटि में आ सकता है। वो कैसे, इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। दृष्टांत क देखिए। क एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ क ने कूट रचना की है। एक अन्य दृष्टांत नंबर ग देखते हैं। यहाँ क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार देय विनिमय पत्र पढ़ा पाता है। क उसे उठा लेता है और यह विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है कि इस विनिमय पत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार वह देय है। तो यहाँ पे क ने कूट रचना की है। और सेक्शन 464 धारा 464 का स्पष्टीकरण 2, इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना
कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना की यह विश्वास कर लिया जाए कि यह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, तो कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। कोई ऐसा मिथ्या दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसमें कोई ऐसा कल्पित व्यक्ति, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन कल्पना धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम को इस आशय से मतलब कल्पित किया जाता है, रचित किया जाता है, और यह जिससे कोई व्यक्ति यह विश्वास कर ले कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई। वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, कल्पित व्यक्ति द्वारा उसे रचा हुआ दिखाकर जिसे दिखाना है उस व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह जो दस्तावेज तैयार किया गया है, जो मिथ्या है, वह एक वाकई में किसी कल्पित व्यक्ति का न होकर बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी। और ऐसा जब किसी को विश्वास हो जाता है तो ऐसा कार्य कूट रचना की कोटि में आएगा। या फिर किसी मृत व्यक्ति के नाम से, व्यक्ति मृत हो चुका है लेकिन उसके नाम से यह विश्वास कर लिया जाए, लेकिन उसके नाम से इस प्रकार से कूट रचना की जाती है कि किसी अन्य को यह विश्वास हो जाएगा कि वह मृत व्यक्ति वाकई में अपने जीवन काल में ही उसने वह दस्तावेज रचित किया, तो ऐसी स्थिति में भी यह कूट रचना का कार्य हो सकेगा। दृष्टांत कहती है एक कल्पित व्यक्ति के नाम से कोई विनिमय पत्र लिखता है और उसका परिक्रामण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपट पूर्वक प्रतिगृहित कर लेता है, को यहाँ पर कूट रचना करता है। और धारा 464 का स्पष्टीकरण 3 यह बताती है, इस धारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने पद का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात कहाँ कही गई है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में। इस प्रकार धारा 464 आपने समझ लिया होगा। धारा 465 यह कूट रचना के लिए दंड की बात करती है। धारा 465 के बगल में आप धारा 463 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कूट रचना की परिभाषा सेक्शन 463 जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था, जिसके लिए दंड की व्यवस्था सेक्शन 465 में है। और इसके लिए दंड है 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास, और कारावास सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, या जुर्माना या दोनों, किसी प्रकार का दंड दिया जा सकेगा। धारा 466 सेक्शन 466 यह न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना की बात करता है। और स्पष्टीकरण के अनुसार यहाँ जो रजिस्टर की बात की गई है, तो रजिस्टर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड द में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी रजिस्टर के अंतर्गत शामिल होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि रजिस्टर में क्या होगा, रजिस्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या प्रविष्टि या अभिलेख भी शामिल हो सकेगा, माना जाएगा। और न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना करने के अपराध में 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। धारा 467 यह मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूट रचना की बात करती है, और इसके तहत जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो। ठीक है, तो ऐसा कूट रचना करेगा
जो व्यक्ति इस प्रकार की कूटरचना का अपराध करेगा उसे आजीवन कारावास से या फिर 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास, जो कि सादा कठोर दोनों में से कोई भी हो सकता है, और जुर्माने, इनसे दंडित किया जाएगा। धारा 468 सेक्शन 468 छल के प्रयोजन से कूटरचना के अपराध की बात करती है और इसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंड की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 469 यह ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना के अपराध के लिए 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना से दंड की व्यवस्था करता है। और सेक्शन 470 धारा 470 यह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताता है कि वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कोई भी हो सकता है यदि मिथ्या जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है तो कूटरचित कहलाती है। कूटरचित क्या हो गया कि वह मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या अभिलेख या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कि पूरी तरह से या फिर अंशतः कूटरचना किया गया है तो उसे कूटरचित कहा जाएगा। और धारा 471 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। तो यदि कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और यह जानने के बाद भी कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उसको उपयोग में लाएगा तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना की हो। तो इसे भी दंड धारा 465 के अनुसार प्राप्त होगा। धारा 472 यह धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना की बात करता है। और धारा 467 में जो कंडीशंस दिए गए हैं उस कंडीशंस के अधीन यदि कोई दंडनीय है और कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना जैसा अपराध करता है तो उसे 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 473 यह अन्यथा दंडनीय कूटरचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना की बात करती है जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसके लिए दंड 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना हो सकेगा। इसी प्रकार की सेक्शन 466 और सेक्शन 467 में जो वर्णित है ना, तो इन दोनों सेक्शंस में वर्णित दस्तावेज को उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए ऐसे दस्तावेज को कोई अपने कब्जे में रखता है तो इस अपराध के लिए उसे 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जा सकेगा। सेक्शन 475 यह धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना जैसे अपराध की बात करता है और इसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होने की व्यवस्था की गई है। और सेक्शन 476 में सेक्शन 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज, जिन दस्तावेजों का वर्णन सेक्शन 467 में किया गया है उन्हें छोड़कर, ठीक।
के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाले अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना जैसा अपराध करता है, जैसी कूटरचना करता है तो 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। सेक्शन 477, यह विल, दत्तक ग्रहण या प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करने के बारे में बात करती है और इसके लिए 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माने से दंड की व्यवस्था करती है। सेक्शन 477 को अभी हमने देखा था सेक्शन 477, यह है 477A धारा 477 को। यह लेखा का मिथ्याकरण के बारे में बताती है कि जो कोई व्यक्ति लिपिक ऑफिसर या सेवक के पद पर रहते हुए या लिपिक ऑफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते या कार्य करते हुए ना, कोई व्यक्ति उस पद पर है या उस पद पर नियोजित है या उस पद पर रहकर कार्य कर रहा है, तो किसी मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो या जिससे उसने नियोजक के लिए उसकी ओर से प्राप्त किया हो, जानबूझकर और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करेगा अथवा ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में तो ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या उसमें किसी तात्विक विशिष्ट का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकती है, और 7 वर्ष तक दंडित होगा और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और सेक्शन 477 का स्पष्टीकरण बताती है, इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जिससे कपट करना आशयित था, नाम बताए बिना या किसी विशिष्ट धन राशि का जिसके विषय में कपट किया जाना आशयित था या किसी विशिष्ट दिन का जिस दिन अपराध किया गया था, विनिर्देश किए बिना कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त होगा। सेक्शन 477 के लिए आवश्यक तत्व क्या होंगे? आरोपित व्यक्ति एक लिपिक, एक अधिकारी या सेवक अवश्य होना चाहिए। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? लिपिक होना चाहिए, एक अधिकारी होना चाहिए या सेवक होना चाहिए, और वह जानबूझकर एवं धोखा देने के आशय से किया गया हो। कोई पुस्तक, कागजात, लिखावट या खाता नष्ट किया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए या रद्दोबदल करे या मिथ्या सिद्ध करे, उसके नियोक्ता से संबंधित है या उसके द्वारा अपने नियोक्ता के निमित्त प्राप्त किया गया है। कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या ऐसी पुस्तक, दस्तावेज या खाते में कोई विवरण परिवर्तित करे। तो धारा 477 आपको क्लियर हो गया होगा।